आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है परागकण की संरचना एवं अंकुरण। इसमें दो टॉपिक है। सबसे पहले है परागकण की संरचना, कि जो परागकण होता है, पॉलन ग्रेन्स में जो होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसा दिखाई देता है, ठीक, और उसका अंकुरण कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है परागकण की, और उसका अंकुरण जर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम इसमें ये जानेंगे। तो जैसा कि आपके सामने चित्र बने हुए हैं, तो हम सबसे पहले एक एक चित्र को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, और जैसा डिस्क्राइब करेंगे, जैसा उसकी व्याख्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। एक एक चित्र को पहले लिखते जाएंगे। तो अगर आपसे पहला प्रश्न पूछता है परागकण की संरचना क्या है, परागकण की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये शुरू करने से पहले तो हम ये जान लें कि परागकण है क्या है परागकण। तो परागकण की परिभाषा जो होती है, परागकण नर युग्मकोद भिद की, नर युग्मकोद भिद की, इंग्लिश में इसे कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। तो जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद भिद की प्रथम कोशिका होती है, समझे। तो ये परागकण होता है। तो अब परागकण की स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा प्रश्न आता है परागकण की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना कैसे है। तो जो परागकण होता है वो गोल या अंडाकार होता है, ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है, और ये चित्र नंबर 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार से क्रम वाइज हम चित्रों को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट होता है लिखना। क्योंकि हम पेपर में समझा तो सकते नहीं, यहाँ पर हम समझ तो सकते हैं, लेकिन पेपर में लिखना कैसे है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले चित्र को लिखेंगे, फिर दूसरे को लिखेंगे, फिर तीसरे को लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे। इस प्रकार से पूरे चित्रों का व्याख्या करते जाएंगे, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो परागकण के विषय में बता चुके हैं कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होता है, ठीक। और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये गोल या अंडाकार होता है। कैसा होता है, गोल या अंडाकार होता है, और ये दो परतों से घिरा होता है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, दो परतों से घिरा होता है। इसकी जो बाहरी परत, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाहरी परत होती है, ये बाहरी परत खुरदरी होती है, बाहरी परत खुरदरी होती है, जिसको एक्साइम बोलते हैं, और हिंदी में इसे वाह्य चोल कहते हैं, ठीक। तो इसकी बाहरी परत खुरदरी होती है, जिसको एक्साइम कहते हैं, और एक्साइम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि एक्साइम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको जर्म पोर, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी एक्साइम की बात। अब अंदर चलते हैं। तो एक्साइम के नीचे एक पतली और कोमल भित्ति होती है, एक्साइम के नीचे पतली और कोमल भित्ति होती है, जिसको एंटाइल कहते हैं। एंटाइल को हिंदी में अंतःचोल कहते हैं। तो सबसे पहले एक्साइम, फिर एक्साइम के नीचे पतली और कोमल भित्ति, जिसको हम कहते हैं एंटाइल अंतःचोल, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केंद्रक होता है वो अगुणित होता है। अगुणित मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगी वो हाफ होगी, मतलब आधी होगी। तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है इस केंद्रक में, वो मात्र पौधे जो मदर प्लांट होता है उसकी आधी होती है। इसीलिए जो केंद्रक होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक। इस केंद्रक के चारों ओर एक द्रव भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होती है, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इसका जर्मिनेशन कैसे होगा, इसका अंकुरण कहाँ होगा और कैसे होगा,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो प्रश्न है इसमें कि इसका अंकुरण कैसे होगा और कहां होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका अंकुरण कैसे होगा। तो एंजाइम है जो खुरदरी है और इसके नीचे पतली कोमल भित्ति है जिसका नाम एंटाइन है। एंटाइन के नीचे एक द्रव भरा हुआ है जिसे साइटोप्लाज्म कहा गया। साइटोप्लाज्म में एक अगुणित केंद्रक होता है और जो एंजाइम होती है उसमें जन्मकोर होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। अब होता क्या है इसमें आगे, तो जो इसका न्यूक्लियस अगुणित केंद्रक है, पराग कण का जो अगुणित केंद्रक है वो मिटोसिस करेगा। मिटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन करेगा। तो जब यह समसूत्री विभाजन करता है तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पराग कण का जो केंद्रक होता है, पराग कण का जो केंद्रक होता है वो दो केंद्र, जैसे एक और दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। ठीक, तो दो केंद्रकों में जब बढ़ गया तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें दो केंद्रक हैं। तो इसमें एक बड़ा केंद्रक हमने बनाया है और एक छोटा केंद्रक बनाया है। ठीक, एक बड़ा केंद्रक बनाया है और एक छोटा केंद्रक बनाया है। ये गलती से नहीं बनाया है, ये हमें एक केंद्रक बड़ा बनाना है और एक केंद्रक छोटा बनाना है। तो जो बड़ा केंद्रक होगा कोशिका द्रव में, जो बड़ा केंद्रक होगा उसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। हिंदी में इसे कहते हैं नलिका केंद्रक। ठीक, नलिका केंद्रक। और जो छोटा न्यूक्लियस होगा उसे जनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। तो ये हो गया जनन केंद्रक। ये जनन केंद्रक हो गया और ये हो गया नलिका केंद्रक। हिंदी में इसे नलिका केंद्रक और उसको जनन केंद्रक कहते हैं। तो दो केंद्रक बढ़ गए, एक बड़ा केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस और छोटा केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो जनरेटिव सेल में बदल गया। किसमें बदल गया? जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो जनरेटिव सेल में बदल गया और ट्यूब न्यूक्लियस वैसे के वैसा ही रहा। ठीक, तो अब जनरेटिव सेल बन गई है। तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टेप में जैसे ही जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल में बदलता है वैसे ही पराग कोश से, पॉलन चैम्बर से पराग कण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात वो परागित हो जाते हैं। समझ गए? तो ये जैसे ही जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल में बदला वैसे ही पराग कोश का स्फुटन हो जाता है और पराग कण वहां से बाहर निकल आते हैं। ठीक, तो जनरेटिव न्यूक्लियस में जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल में बदल जाता है। अब जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो समसूत्री विभाजन करता है, मिटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन करता है और जो दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। कौन? जनरेटिव सेल समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, जैसा दिखाई दे रहा है, दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। ये दोनों केंद्रकों को हम टू मेल गैमीट्स कहते हैं। ठीक, इन्हीं जो दो केंद्रकों का निर्माण होता है इनको हम टू मेल गैमेट्स, मतलब ये दो संख्या में दो होते हैं और मेल माने होता है नर और गैमेट्स माने युग्मक। तो ये दो नर युग्मकों का निर्माण करती है कौन? जनरेटिव सेल। ठीक, अब जो जनन छिद्र था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, जो जनन छिद्र था इसी के साथ साथ जैसे जनरेटिव सेल से दो नर युग्मक टू मेल गैमीट बने, उसी के साथ ही साथ जो जनन छिद्र था, जर्म पोर था, उस जर्म पोर से एक नलिका निकलती है जिसको हम पॉलन ट्यूब, हिंदी में इसे कहते हैं
परागनलिका, हिंदी में इसे कहते हैं परागनलिका। तो ये उस जनन छिद्र से परागनलिका निकलती है, ठीक। और ये परागनलिका निकलती कहां पर है? जब इसका परागण हो चुका होता है, तब ये जाकर वर्तिकाग्र पर ये सब होता है। जब ये परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तब ये क्रिया होगी, ठीक। और क्या होगा अब आगे कि जो परागनलिका है, जो पॉलन ट्यूब है, वो आकार में बड़ी हो जाती है और परागनलिका में सबसे आगे, परागनलिका में सबसे आगे जो होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस अर्थात नलिका केंद्रक होता है और उसके पीछे पीछे दो नर युग्मक होते हैं, उसके पीछे पीछे दो नर युग्मक होते हैं। तो पॉलन ट्यूब में सबसे आगे एक नलिका केंद्रक होगा और उसके पीछे पीछे दो नर युग्मक होंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि पराग कण के अंकुरण के समय कितने नर युग्मकों का निर्माण होता है? तो दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये आप इसको पढ़ेंगे और इसको नोट करना है। आपको घर पर जो फिगर्स हैं इनका जो है कायदे से इनको बनाकर समझना है। फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आपको अपनी जो कॉपी है उस पर इनको नोट करना है, ठीक। फिगर का अभ्यास करना है, आपको फिगर का खूब अभ्यास करना है ताकि ये आपको समझ में आ सके, ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।